आज की वीडियो बिल्कुल सीरियस बच्चों के लिए है जो आईएलटीएस को लेकर पूरे सीरियस हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है लंबी। क्योंकि इस वीडियो में मैं चारों मॉड्यूल्स की इतनी अमेजिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ सोल्व नहीं करके दिखाने वाला, फिर ट्रू फॉल्स को ऐसे सोल्व करूँ, नहीं, मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बताऊंगा चारों मॉड्यूल की। मैंने क्या कुछ चीजें यूज की और मैंने कैसे 7.5 ओवरऑल बैंड लिए, आपको सारी की सारी टिप्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्रॉपर एंड तक वीडियो को देखना, हर एक मॉड्यूल की बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आपका मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, जो है राइटिंग मॉड्यूल। ओके, राइटिंग मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे आज की ये वीडियो। देखो, राइटिंग में अकॉर्डिंग टू आईडीपी लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो राइटिंग में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं टच कर पाते। क्यों उनको ये मुश्किल लगती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है 5.5 बैंड रहने की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। 5.5 बैंड रहते हैं बच्चों के बिकॉज दे इग्नोर टास्क 1। दे इग्नोर टास्क 1। देखो, मैं घुमा फिरा कर आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा पॉइंट से बताऊंगा और जितनी चीजें जरूरी है वही बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज दे इग्नोर टास्क 1, बच्चों का टास्क 1 पे फोकस नहीं है। बच्चों का जो मेन फोकस है वो टास्क 2 पे करवाया जाता है, टास्क 1 इग्नोर हो जाता है, चीजें बैलेंस नहीं हो पाती। कैसे? देखो, अब राइटिंग में क्या है, आपके दो टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 आपका 3 बैंड का, टास्क 2 आपका 6 बैंड का। अब ज्यादातर इंस्टीट्यूट, ज्यादातर टीचर्स फोकस करते हैं इस पे। अब मैं आपको बताऊं, ये ऐसी चीज है, अगर आप परफेक्ट भी लिखा हो ना अपने अकॉर्डिंग भी, हाँ भी ये परफेक्ट है, इसमें से आपके 4.5 या 5 बैंड ही आ सकते हैं आउट ऑफ 6। अब आप कैसे 7+ बैंड ले सकोगे अगर आप इस पे ही फोकस रखोगे? अब 7 बैंड कैसे लेने हैं आपने? ये है 3 बैंड और ये सारा का सारा आपके सामने है। इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आइडियाज लेने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये आपके सामने, आपको देखकर इंफॉर्मेशन लिखनी है, आपको देखकर इंफॉर्मेशन लिखनी है। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, जिस तरीके से मैं आज बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने इस टास्क को लिखना स्टार्ट कर दिया, 3 में से आपके 2.5 बैंड लेने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता। 2.5 बैंड। अब यहां से अगर 2.5 बैंड आपने ले लिए, इधर से आपने अगर 4 बैंड भी ले लिया आउट ऑफ 6, योर ओवरऑल स्कोर विल बी 6.5। अगर आपने 5.5 ले लिए, सॉरी 4.5 ले लिए, दिस विल बी 7, एंड अगर आपने 5 ले लिए तो दिस विल बी 7.5। तो ये चीज आपको पता चल चुकी है भी, अगर आप टास्क 1 को इग्नोर करोगे तो आपके जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो 7+ नहीं जा पाएगा, जब तक आप अपना फोकस टास्क 1 को साथ में टास्क 2 को लेकर नहीं चलोगे। ये गलती आपने नहीं करनी। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में यही गलतियां की थी। मैं इसको कुछ समझता ही नहीं था, इस पे ही फोकस था, इस पे टेम्पलेट्स, वो टेम्पलेट्स आपको पता ही है, आपका बैंड स्कोर बढ़ने ही नहीं देंगे। टेम्पलेट्स आपको एक लिमिट, आपका एक दायरा सेट कर देंगे, उससे पार आप जाओगे नहीं। 6 से पार आप नहीं जा सकते। अगर कोई बच्चा 777 वाला है, अगर वो टेम्पलेट्स यूज कर रहा है, तो मेरे से शर्त लगा ले वो 7 बैंड राइटिंग में ले ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईडीपी जो टेम्पलेट्स हैं वो मेमोराइज्ड कंटेंट में आते हैं, और मेमोराइज्ड कंटेंट के आपको टास्क रिस्पॉन्स में 0 बैंड मिलने वाले हैं। ये मैं नहीं, ये आईडीपी की वेबसाइट कहती है, आपका बैंड डिस्क्रिप्टर कहता है। ओके, तो ये चीज आपको पता चल गई। अब 7 बैंड लेने कैसे हैं ये पता चल चुका है आपको। अब आप पूछोगे भी सर आप कह तो रहे हो 2.5, लेकिन 2.5 आएंगे कैसे? अब इस पे तो हमारा फोकस है, इसमें तो हम 4.5 ले लेंगे, लेकिन इसमें से 2.5 कैसे लोगे? सबसे बड़ी कमी कहां पे आती है? बच्चों को टास्क 1 की वोकैबुलरी सिखाई जाती है, लेकिन कैसी? इंक्रीज को क्या कुछ लिख सकते हो, डिक्रीज को क्या कुछ लिख सकते हो, फ्लक्चुएशंस को, वो वोकैबुलरी करवाई जाती है, उनको वर्ड्स की वेरिएशन करवाई जाती है, लेकिन जो मेन चीज क्या है उनको नहीं सिखाई जाती, वो है सेंटेंस वेरिएशन।
वेरिएशन इन सेंटेंसेस, ये चीज बच्चों में नहीं है। अब कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक बार ग्राफ आ गया, इसकी 3 लाइंस 4 लाइंस ऊपर जा रही है, अगर मैंने एक लाइन को लिख दिया, अब मैं सेम ऊपर ये भी जा रही है, दूसरी को भी लिख दिया, अगर मैं थर्ड और फोर्थ लिखूंगा मेरी लाइनें रिपीट हो जाएंगी, मेरे पास वेरिएशंस ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी है, अगर आपने वेरिएशन सीख ली ना टास्क 1 में, तो आपका इमेज जो स्कोर है वो भी आपके लाइन ग्राफ की तरह अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा। मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको टास्क 1 में वेरिएशंस लानी है। देखो, एक ही तरीका बताऊंगा, 4 टास्क 1 में काम आएगा। अब देखो, टास्क 1 में आपके 6 टाइप के लगभग, आपके जो मेन टास्क 1 के टाइप्स होते हैं वो लगभग 6 हैं, ठीक है। लाइन, बार, पाई, टेबल, ये ग्राफ हैं जो है आपके डाटा बेस्ड। क्यों? क्योंकि इनमें डाटा होता है, इनमें डाटा होता है, लाइन में, बार में, टेबल, बार, जितने भी हैं। और जो आपका मैप और आपका प्रोसेस है वो है आपका थ्योरी बेस्ड, इनमें थ्योरी होती है, इनमें डाटा नहीं होता। अब जो वेरिएशन सिखाने जा रहा हूं मैं, वो आपकी इन चारों के चारों में एक ही तरीके से वेरिएशन आएंगी, मतलब जो मैं आपको सिखाऊंगा वो इन चारों को कवर करेगी, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं वेरिएशंस को, ठीक है। मान लीजिए मैं लाइन ग्राफ का ये एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। ये लाइन ऊपर जा रही है, ये है ए, दूसरी भी ऊपर जा रही है बी, सी, डी, 4 लाइंस हैं। कुछ भी मान लो, जैसे मैं ज्यादातर मेरे माइंड में यही रहता है, ये मान लीजिए कोई कार प्रोडक्शन है, ठीक है। कार प्रोडक्शन है, ये कंपनीज के नाम है ए बी सी डी। इन कंपनीज की कार प्रोडक्शन बढ़ रही है लगातार, ईयर टू ईयर बढ़ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ए को एक बार अपने तौर पे लिख दिया, एक सेंटेंस मैंने बना दिया, द कार प्रोडक्शन ऑफ ए increased by 10%, कुछ भी मान लिया, in 2010, that's it। ये मैंने एक सेंटेंस यहां से बना दिया। अभी कार प्रोडक्शन ए कंपनी की 10% बढ़ी 2010 में, ठीक है, एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मुझे बी, अब आपको एक चीज मेन सिखाता हूं, जो आपके चारों के चारों डाटाबेस है ना, लाइन, बार, टेबल और आपका पाई, इन चारों में 4 चीजें कॉमन है और वही आपकी सेंटेंसेस की वेरिएशंस में काम आएंगी। 4 चीजें कॉमन क्या है? एक तो आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे इसमें कार प्रोडक्शन की बात हो रही है, किसी में कोई पॉपुलेशन की बात होगी, किसी में कोई प्रोडक्ट की बात होगी, ऐसे कोई ना कोई चीज तो होगी, चाहे लाइन, बाई, ट्रैवल, पाई, कोई भी है, किसी ना किसी चीज के बारे में तो बात होगी। मतलब ये चीज आपको हर एक ग्राफ में मिलेगी, किसके बारे में बात हो रही है। और दूसरी, वो चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये भी मिलेगा, चाहे लाइन हो, बार हो, टेबल हो, पाई हो, इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो तीसरी चीज भी मिलेगी, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, चारों में मिलेगा। और चौथा, टाइम पीरियड, ये भी आपको चारों में मिलेगा। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके चारों टास्क 1 में कॉमन है। अब यही आपकी सेंटेंस वेरिएशन में काम आएगा। कैसे? देखो, पहली जो मेरा कॉमन पॉइंट था उसको लेकर मैंने सेंटेंस बना दिया। अब मान लीजिए मुझे बी पॉइंट की लिखनी है, ठीक है। बी पॉइंट मान लीजिए ये 20% इंक्रीज हुआ, ये 30 इंक्रीज हुआ था, ये मान लीजिए ये नीचे है, ये 5% इंक्रीज है, ये 10 हुआ था। ओके, अब मुझे बी पॉइंट की लिखनी है। मैंने पहली लाइन में पहले पॉइंट को आगे लिखकर सेंटेंस बना दिया। अब मैं दूसरी लाइन में दूसरी जो मेरी कॉमन चीज है उसको आगे लेकर आऊंगा, ये मेरा सेकंड सेंटेंस है। दूसरी है इंक्रीज, मैं लिखूंगा इंक्रीज एन इंक्रीज, यू नो, AEIOU लगेगा। ए इंक्रीज ऑफ, बी में कितना इंक्रीज हुआ? 20, इंक्रीज ऑफ अबाउट 20% was noticed in the car प्रोडक्शन किसकी है? ऑफ बी। कब? इन 2010। That's it.
ये आपका सेंटेंस नंबर सेकंड बन गया। सेकंड चीज को आगे लेकर आके बिल्कुल सेम एक ही लाइन की दूसरी लाइन बना दी। मान लीजिए सी की लिखनी है, अब मैं थर्ड जो मेरा पॉइंट है उसको आगे लेकर आऊंगा। ये मैंने ले आया थर्ड पॉइंट को आगे। थर्ड पॉइंट क्या है? 10%। अब थर्ड पॉइंट में 30% है तो मैं लिखूंगा ए। 30% ऑफ इंक्रीज की जगह मैं यहां पे लिखूंगा इंक्रीमेंट वॉज अकाउंटेड इन द प्रोडक्शन रेट ऑफ कंपनी सी कब? इन 2010। दैट्स इट। ये आपकी थर्ड वेरिएशन आ चुकी है। अब सेम लाइक दैट फोर्थ लेना है, फोर्थ वाले को उठाओ आगे ले आओ। फोर्थ क्या है? ईयर है, तो ईयर तो सेम ही चल रहा है इन 2010। 5% है, डी रह चुका है आपका। देयर हैड बीन a 5% of incline was seen by company D in its figures। ये लीजिए, ये आपका आ चुका है 5% वाला भी, और एक ही लाइन से आपने चार वेरिएशंस यहां पे बना दी है। तो अगर ऐसे वेरिएशंस, अब ये चीज सिर्फ इस पे नहीं, आपके लाइन, बार, टेबल, पाई, चारों के चारों पे ये इन पे आपकी सेम इसी तरीके के साथ ही आपकी वेरिएशंस बन सकती है। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रख लेना है कि सर ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको। देखो टास्क 1 में वेरिएशंस आपने बीपी की बना दी, नो इशू। अब आपके जो बैंड स्कोर को इंक्रीज करने में इंट्रो और ओवरऑल भी उतने ही मायने रखते हैं जितने आपके बीपीएस की फॉर्मेशन। अब लगभग 80% बच्चे सेम आपका जो तरीका है, सेम तरीका है जो बच्चों का, वैसे ही अपनी इंट्रो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द information about the figures of car manufacturing by 4 different companies in 2010। लगभग 80% बच्चे ऐसे लिखते हैं। अब अगर आप भी ऐसे लिखाए तो आप उन 80% में आ जाओगे। अब जिन बच्चों के 7 आते हैं वो थोड़ा अलग लिखते हैं आपसे। कैसे? देखो ये है आपकी एक्टिव फॉर्मेशन। अब इंट्रो, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सबसे पहले इंट्रो ही पढ़ रही है। अगर सेम आपने ऐसे लिखी होगी तो एग्जामिनर स्कोर इस पे डिपेंड हो ना हो, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी है वो सोचेगा जरूर अगर आपने यहां से डिफरेंट लिखा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक्टिव से आप पैसिव लिख दो, आप उस 80% को छोड़ के 20% में आ जाओ। कैसे? आपने क्या करना है, एक्टिव से पैसिव लिखने के लिए ये आपके जितने भी टास्क 1 के टाइप हैं सब में ये चीज अप्लाई होगी। आपने पहले ये लिखना है, द इंफॉर्मेशन अबाउट। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है एक्टिव का। अब अगर आपने पैसिव में चेंज करना हो, आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है, प्लस आपका इज, एम, आर लगता है, प्लस आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस आपका बाय लगता है, प्लस आपका सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है। इनको फॉर्मेशन को छोड़ो, बस आपने ये याद रखना है, मुझे ये सबसे पहले लिखना है। चाहे आपका लाइन, पाई, टेबल, बाई, मैप कोई भी आ जाए, आपने अपनी इंट्रो यहां से स्टार्ट करनी है, द इंफॉर्मेशन अबाउट। बस द इंफॉर्मेशन अबाउट चाहे कोई भी आ जाए, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिख दो।
जैसे इसमें थी द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिगर्स ऑफ, यही चीज, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग बाय 4 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, कंपनीज तक। अब आपने यहाँ पे लगाना है इज, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक है, इसके बाद मैंने आपको थर्ड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे आप रिप्रेजेंट लिखते हो तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप कोई और डिपिक्ट लिखते हो तो डिपिक्टेड आ जाएगा, मतलब जो भी आपकी फॉर्म है वो थर्ड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया थर्ड फॉर्म, लिख दिया बाय गिवन बार ग्राफ, मतलब ये चीज पीछे आ जाएगी इन 2010, दैट्स इट। आपने इंट्रो ऐसे लिख ली, एक्टिव से पैसिव, द इंफॉर्मेशन अबाउट से शुरू करो, जितनी इंफॉर्मेशन है लिखो, इज प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाकर जो ग्राफ है उसका नेम लिखो, अपना ईयर लास्ट में लगाओ, दैट्स इट। ये है आपकी पैसिव फॉर्म की इंट्रो। लाइन बाय लाइन, पाई, टेबल, बार, मैप, प्रोसेस, सब में काम आएगी, सबको ऐसे लिखो, ठीक है। उसी तरीके के साथ अगर आपने ओवरऑल भी लिखना है, जैसे लाइन ग्राफ का है उसमें ट्रेंड लिखा करें आप, ठीक है। कोई लाइन ऊपर की तरफ जा रही है देन यू कैन राइट लाइक दैट, भी कोई भी लाइन मान लीजिए ए लाइन है, सो ए लाइन क्या कर रही है, एक्सपीरियंस्ड अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, ये इंट्रो में आप लिख सकते हो। अगर कोई लाइन नीचे जा रही है देन यू कैन राइट शोन डाउनवर्ड ट्रेंड, ओवरऑल में डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड या फिर ट्राजेक्ट्री, ये चीजें आप लाइन ग्राफ के ओवरऑल में ला सकते हो। अगर कोई लाइन कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है देन इट इज लाइक इट शो फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस, ऑसिलेशंस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस, ऑसिलेशंस, फ्लक्चुएशंस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ऑसिलेशंस, ठीक है। उसी तरीके के साथ मान लीजिए ये तो लाइन भी आ गई, अब आपका टेबल, पाई और बार है, उसमें आप मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज मैक्सिमम है, मान लीजिए जिसके नंबर सबसे ज्यादा है, चाहे मान लीजिए ये आपका पाई है, मान लीजिए ये सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल में लिख सकते हो ओवरऑल डैश शोन द मैक्सिमम डोमिनेंस, मैक्सिमम डोमिनेंस, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू डैश, इसके यहाँ पे आपका आएगा जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, टेबल में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला होगा, सबसे ज्यादा वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा होगा उसके, ठीक है, मैक्सिमम लिख दिया। अब हाउएवर लगाओ, ठीक है, हाउएवर बीच में कनेक्टर आ रहा है, कनेक्टर के आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा आएगा, ठीक है। हाउएवर के बाद अब आप लिखा दो भी जिसके नंबर सबसे नीचे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लिख दिया, एंड डैश हैज द लीस्ट फिगर्स, और यहाँ पे उसका नेम लिख दो जो सबसे कम परसेंटेज वाला है, जो आपके टेबल, पाई और बार में काम आएगी, ये वाली ओवरऑल, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिखो अगर आपको 2.5 लेने हैं, इंट्रो, ओवरऑल और बीपी की वेरिएशंस, बीपी के सेंटेंसेस की वेरिएशंस आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये है टास्क 1 की बातें। टास्क 2 तो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे डिटेल में, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, टास्क 2 में आपने कभी भी टेम्पलेट्स यूज नहीं करने। क्यों नहीं यूज करने? टेम्पलेट्स मेमोराइज कंटेंट में आते हैं, अकॉर्डिंग टू आईडीपी इसके बैंड नहीं मिलने वाले। मोटी मोटी बात बताता हूं, इंट्रो में बच्चे जनरल लाइन लिखते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, थीसिस लिखते हैं। थीसिस कौन सी? दिस ऐसे विल एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज इन अपकमिंग पैराग्राफ, दिस ऐसे एक्सप्लेन पॉजिटिव नेगेटिव इन अपकमिंग पैराग्राफ। अब जो जर्नल लाइन है और ऐसी जो थीसिस जो आपने याद की हुई है, ये दोनों मेमोराइज्ड कंटेंट में आती हैं, इसके बैंड नहीं मिलेंगे। आपने लिखना क्या है इंट्रो में? इंट्रो में जस्ट आपने बिल्कुल नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग करनी है, बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग, ठीक है। वीडियोस आप देख सकते हो, पूरे चैनल पे पड़ी है कैसे पैराफ्रेजिंग करनी है, और आपने यहाँ पे देना है आंसर टू द क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आंसर देना है। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के जानी है, दिस एंड दिस आर द एडवांटेज, दिस एंड दिस आर द डिसएडवांटेज। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है उसका रीजन बता के जाना है इंट्रो में, जो आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको दे के जाना है, ठीक है। और आपकी बीपी की फॉर्मेशंस में डायरेक्ट पॉइंट से बीपी स्टार्ट करें, ठीक है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, ऐसे मत स्टार्ट करें, डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करें। द मेन एडवांटेज इज दिस,
ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स मत करें। ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स कई बच्चे क्या करते हैं, टू बिगिन विद, टू एक्सप्लेन विद, फॉर एग्जाम्पल, मोर ओवर, हाउ एवर, फर्दर मोर, एक ही बीपी में 6-6, 7-7 कनेक्टर लगाते हैं, वो ओवर यूज है। ऐसे यूज नहीं करना, जहां पे जरूरत है वहां पे करें, ठीक है। जो आपके परसेंटेज वाले, जो आपके रिसेंट वाले, रिसर्च वाले, सर्वे वाले एग्जांपल्स कभी भी आपने नहीं देने, दे रहा है टोटली बैड। सर्वे वाले, परसेंटेज वाले एग्जांपल मत दें, नॉर्मल एग्जांपल दें, बिल्कुल सिंपल जनरल एग्जांपल, चाहे आप पर्सनल एग्जांपल दें, लेकिन सर्वे वाले, रिसेंट वाले ऐसे एग्जांपल्स मत दें। बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी का यूज मत करें, ठीक है। आईडीपी कहता है वो वोकैबुलरी यूज करो दैट विल बी यूज्ड इन डेली स्पीकिंग, डेली राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। डेली स्पीकिंग और राइटिंग में जितना ज्यादा हैवी वोकैबुलरी यूज करोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ओवर कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज्यादा एग्जामिनर नहीं मानते। वो कहते हैं लैंग्वेज का टेस्ट है यहाँ पे आपका, आपकी कोई जनरल नॉलेज नहीं चेक हो रही, इजी टू अंडरस्टैंड चीजें, बस इस चीज का ध्यान रखें, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इसी के बैंड मिलेंगे। और इजी टू अंडरस्टैंड जो चीज एग्जामिनर के लिए वो चीज है, जो चीज आपके लिए लिखनी आसान है, आपके लिए पढ़नी आसान है, वही इजी टू अंडरस्टैंड है। जितनी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगी उतने ज्यादा बैंड आएंगे। आउट ऑफ टॉपिक नहीं होना आपने, पॉइंट मैटर नहीं करता, एक्सप्लेनेशन मैटर करती है पूरे बीपी में। पॉइंट चाहे गंदा सा लिख दो आप, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, बैंड मिलेंगे। अगर अच्छा पॉइंट लिखा है, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए, बैंड नहीं मिलेंगे। तो इन चीजों का आपने ध्यान देखना है अपनी राइटिंग में। होप सो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें राइटिंग में पता चली होंगी। वीडियोस को डिटेल में देखना है, टास्क 2, टास्क 1 के टेम्पलेट्स वाले को, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरा पड़ा है आपकी चैनल पे, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, पूरे डिटेल में टास्क 1 के हर एक टाइप के, पूरे डिटेल में टास्क 2 के हर एक टाइप पे 9 बैंड के टेम्पलेट्स जो आईडीपी के द्वारा लिखे गए हैं, वो उसको मैंने एक कंटेंट में डालकर अपना एक कोर्स बनाया है राइटिंग का, सिर्फ राइटिंग का कोर्स है वो, ठीक है। टास्क 1 के हर एक टाइप के वीडियो मिलेगा इसमें, टास्क 2 के हर एक टाइप का वीडियो मिलेगा आपको, 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे जो आईडीपी ने ओरिजिनल सैंपल्स बनाए वो आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे वोकैबुलरी के, आपको प्रॉपर इस कोर्स में मिलेगी ये चीजें। जिस बच्चे भी कोर्स बाय करना हो 8168321916, मेरी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है इस कोर्स में राइटिंग का, ठीक है। और इसका जो प्राइस है मैं अभी आपको बताता हूँ 1000 है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत टाइम लगाकर मैंने वो बनाया। ऐसी वीडियोस जो यूट्यूब पे नहीं है वो इसमें है, ठीक है। तो ये आपका राइटिंग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल जो है अपना रीडिंग मॉड्यूल। तो अब बात करते हैं आपके रीडिंग मॉड्यूल की। अब रीडिंग भी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। अब इसके डिफिकल्ट लगने का मेन रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। बच्चे जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं आईएलटीएस की तैयारी के लिए, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, एक रीडिंग का असाइनमेंट है वो पकड़ा दिया जाता है, ढूंढो इसमें से जितने मिलते हैं ढूंढो, ठीक है। और जो नहीं मिलते वो टीचर्स उनको जैसे बताते हैं अभी यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, लेकिन ऐसा करने से आपकी रीडिंग की इंप्रूवमेंट नहीं होगी। जैसे आपका स्कोर ऐसे होगा, मान लीजिए आप एक मंथ तैयारी की, आपका स्कोर एक जगह पे रुक जाएगा, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ सेम उसी जगह पे आपका स्कोर अटक जाएगा अगर आप ऐसे जो ओल्ड तरीका है आपका उस तरीके की तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जो स्कोर है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। कैसे? अब देखो बेसिक कंसेप्ट में मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं भी रीडिंग में मान लीजिए अब आपके पास 3 पैसेजेस हैं, 1 2 3। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, 80% स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंडसेट ऐसे है भी हमें 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है, हमें 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं रीडिंग में, ठीक है, उनका मानना ये है। अब वो 40 क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन स्कोर कितना आता है, 23, 24, 21, 22, यहाँ पे स्कोर उनका स्ट्रक कर चुका है। आई थिंक आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से भी बहुत बच्चों का स्कोर यहाँ पे स्टक कर गया है, इंक्रीज नहीं हो रहा।
उसका रीजन देखिए। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, लॉजिकल बातें मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कैसे इसको ऊपर लेके जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर वीडियो को देखना। अब देखिए दिक्कत ये आ रही है, अभी बच्चे के माइंड में ये है अभी 40 में से 40 करने हैं, स्कोर आता नहीं है। अब देखिए, अब फर्स्ट पैसेज में आपकी क्वेश्चन है 1 to 13, सेकंड में है 14 to 27, थर्ड में है 28 से 40। अगर मैं ये देखूं, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है 6.5 बैंड की, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि पहले दो पैसेज में 27 क्वेश्चंस हैं, 27 क्वेश्चंस का मतलब है 6.5 बैंड का काम मेरे पहले दो पैसेजेस में ही है। अब आप उस चीज को छोड़ो, अब मैं जैसे कर रहा हूं बता रहा हूं वैसे तैयारी करो। आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मैंने 40 करने हैं, 40 के पीछे आपके सही इतने रह रहे हैं। आपने इस चीज पे फोकस करना है, चाहे मैं 30 क्वेश्चन ही कवर करूं लेकिन मेरे सही 26 27 होने चाहिए। मुझे मतलब है अपनी एक्यूरेसी से, मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे एक्यूरेसी से मतलब है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। 30 करूं 26 27 सही आए उसका फायदा है, 40 करके 21 22 सही कर रहे हो उसका फायदा नहीं है। अब तैयारी कैसे करनी है, जब भी आपको रीडिंग का पैसेज मिलता है आपने तीनों के तीनों पैसेज के पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ पहला पैसेज करना है। पहले 10 से 12 दिन चाहे 20 दिन ले लो, 13 में से जब 10 आपके सही आने स्टार्ट हो जाए रेगुलर तौर पे, फिर सेकंड पैसेज पे जाना है। 27 में से 26 27 सही आने शुरू हो जाए, देन थर्ड पैसेज से जाना है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आपका स्कोर 30 प्लस 7 प्लस बैंड स्कोर इजीली जाएगा अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे। अगर भीड़ की तरह चलना है तो वो रहा तरीका, इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ये भी मेरे से लिखवा लो। अगर लॉजिकल तरीके से चलना है, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है, कोई एक अलग से चलना है लोगों से, इंप्रूवमेंट भी होगी, बैंड भी आएंगे, चीजें अच्छे से समझ भी आएंगी। एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। ये तरीका है, पहला पैसेज फिर दूसरा फिर तीसरा। एक दिन में ही आप तीनों पैसेज करके 40 आउट ऑफ 40 नहीं ले पाओगे। ऐसे करोगे उम्मीद है 35 प्लस भी पहुंच जाओगे, लेकिन तरीका ये रखना पड़ेगा, उस तरीके से नहीं आएंगे। यही गलतियां मैं भी करता रहा हूं, आप भी कर रहे हो, अब नहीं करनी आपने, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन दिक्कत और क्या है, और ये है जो बच्चे तरीके यूज कर रहे हैं ना, वो एनालाइज नहीं कर पा रहे चीजों को, वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे और वो वहीं पे स्टक रह चुके हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं, आपको पता है फिर रीडिंग में आपके फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से क्वेश्चन टाइप होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, लिस्ट ऑफ हेडिंग, विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, जो मेन चीजें, पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, मैचिंग्स, और आपके एमसीक्यूज। मेजर आपकी रीडिंग इन्हीं पे है, ठीक है। और एक आधा उधर से आज सेम चीज ही रहेगी, लेकिन यही चीज पे है। अब मैं फोकस करता हूं अपने तरीके से। अब देखो मान लीजिए आपकी क्लास में किसी बच्चे के रीडिंग में 8 बैंड आ गए, अगर आप ये सोचते हो जिस तरीके से उसके बैंड आए हैं आपके भी उसी तरीके से बैंड आ जाएंगे, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो। आपको क्या करना है, ये बात अपने माइंड में फिट कर लो, मेक योर ओन स्ट्रेटजीज,
आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। ये अब मैं आज आपको जो स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजीज है। बहुत बच्चों के काम आती हैं, कईयों के नहीं भी आती। ठीक है, अब ये आपके काम आए ना आए ये आपको डिसाइड करना है। अगर नहीं आई तो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। अब मेरी क्लास में एक बच्चा था, ठीक है, अपन नॉर्मली कैसे करते हैं, पैसेज टू पैसेज अपना चलते हैं ना, कि पैसेज में पहले कोई भी क्वेश्चन टाइप आ गया उसको कर लिया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, यो भी कर लिया, फिर सेकंड पैसेज पे फिर वो कर लिया जो भी है लाइन वाइज, ठीक है, फिर थर्ड पे। अब एक बच्चा था, वो क्या करता था, पहले जितने भी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती थी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, अगर एक में है तो वो कर ली, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट के कर लिए, सेकंड में सेकंड के कर लिए, थर्ड में है थर्ड में कर लिए, ठीक है, फिर एमसीक्यू सबके करता था। तो वो ऐसे करता था। अगर वो सिंपली पैसेज टू पैसेज जाता था उसके मार्क्स नहीं आते थे, अगर वो वैसे करता था उसके मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुद की कोई स्ट्रेटजी बना ली, वो उसी में कंफर्टेबल है। अब अपने को मतलब है स्कोर से, उसका स्कोर आ रहा था देन चलता गया, 7+ बैंड आए उसके, तो उसने अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाओ। अब देखिए मेरा क्या फंडा है, मैंने क्या किया, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिए, शीट उठाई और मैंने अच्छे से एनालाइज किया और मैंने यहां से निकाला आफ्टर बिफोर मेथड। मैंने ये देखा भी जब मेरा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है, आगे कोई भी है, तो मैंने ये देखा अभी क्वेश्चन में जो फिलअप है मेरा, फिलअप के आगे जो वर्ड लिखा होता है, वो वर्ड अगर तो ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, जैसे कि इज, एम, इन, ऑन, इनटू, दैट, ए, एन, अब इनके कोई भी सिनोनिम नहीं होते, और भी बहुत से वर्ड्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो अगर मैंने देखा भी फिलअप में ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, अब देखिए आप अपने पैसेज में जाओगे, आप इजीली लोकेशन पे तो पहुंच ही जाओगे, कीवर्ड्स होंगे, आप लोकेशन पे पहुंच गए। मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुंच गया, अब मैं यहाँ पे मेरी लोकेशन है, उसके आसपास देखूंगा ए कहाँ पे लिखा है। जैसे ही मुझे ए दिखेगा उसके बाद वाला वर्ड मेरा 100% आंसर आएगा, और जो भी ए के बाद वर्ड लिखा होगा मैं यहाँ पे वो वर्ड लिख के अपना आंसर लिख दूंगा, और विद एक्यूरेसी ये 100% ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए के बाद। अगर इन द केस ऐसा वर्ड हुआ जिसका सिनोनिम हो सकता है, तो मैं उसका सिनोनिम ढूंढूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई वर्ड मिल गया इम्पैक्ट, अब मैं लोकेशन पे जाऊंगा, मैं या तो इम्पैक्ट ढूंढूंगा या फिर इम्पैक्ट से रिलेटेड इससे मेल खाता वर्ड ढूंढूंगा, जैसे इन्फ्लुएंस वर्ड हो सकता है, जहां पे मुझे इसके रिलेटेड कोई भी वर्ड मिलेगा उसके बाद वाला जो भी होगा मेरा वो आंसर आएगा, और मैं ऐसे लिखूंगा। ये है आफ्टर बिफोर मेथड। अगर मेरा ये मेथड काम नहीं आएगा तो मैं फिलअप के बाद वाला वर्ड ढूंढूंगा, वो मुझे 100% मिलेगा ही मिलेगा, और ये चीजें मेरी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, मेरे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैं 100% एक्यूरेसी से आंसर लगा के आऊंगा। हाँ यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मैं मुझे आकर आंसर देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस होगा। ये है आफ्टर बिफोर, आप इसको यूज करके देखिए। वर्ड से आगे, फिलअप से आगे पीछे वाला वर्ड देखें कौन सा होता है, जब आपका क्वेश्चन होता है पैसेज में जाके उसको ढूंढें और वही वर्ड आपको मिलेगा या उसका सिनोनिम मिलेगा 100%। तो ये मैंने यूज किया फिल इन द ब्लैंक्स में। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में। लिस्ट ऑफ हेडिंग में मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ हेडिंग में सबसे पहले आपको पता है ऐसे लिस्ट आती है, ठीक है। इसमें मैंने जो ट्रिक यूज की उसे मैं 2 टिप्स में बांटता हूं। एक तो है विजुअलाइजेशन प्लस एलिमिनेशन, जो आपकी इसमें काम आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग में, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब है जो आपकी लिस्ट है ना, लिस्ट, उसके मैं विजुअल्स बनाता हूं अपनी लैंग्वेज में, अपने माइंड में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं पहले पढ़ूंगा इस लाइन को। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए लिस्ट है सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। अब मैं अपने माइंड में फिट करूंगा कि ये हेडिंग उस पैसेज की आएगी जिसमें
पोल्यूशन की सोल्यूशन की बात हुई होगी। अब ये नहीं है अभी वहां पे पोल्यूशन वर्ड लिखा हो या सोल्यूशन वर्ड लिखा हो, वहां पे लिखा हो सकता है पोल्यूशन की सोल्यूशन कैसे है, प्लांटिंग ट्रीज, ऐसी बातें हुई होंगी। या फिर हो सकता है जैसे आपके प्लांटिंग ट्रीज, या फिर आपके एनकरेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऐसी बातें हुई होंगी, पोल्यूशन के सॉल्यूशंस की बातें हुई होंगी, तो उस हेडिंग को ऐसे आएगा। ऐसे मैं अपने माइंड में जितनी भी लिस्ट है उसके विजुअल्स अपनी लैंग्वेज में बना लूंगा। हाँ, इस पैसेज में ये बात हुई होगी, इस पैसेज में ये, इस बात में ये। अगर आप 5 मिनट ज्यादा इस पे लगा दोगे ना, आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग में से 10 मिनट पीछे से बचेंगे आपके, अगर आप विजुअल्स बनाओगे, और आपकी हेडिंग गलत भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने सारे विजुअल्स बना लिए, अब आपने कैसे आना है, अपने पैसेज पे आना है। ए पैसेज है, उसको रीड कर लिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग एक कीवर्ड से या एक लाइन से कभी मत लगाना। मान लीजिए यहां पे आपके पास वर्ड आ गया, मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन वर्ड आ गया। मान लीजिए ए पैसेज में कहीं पे मेट्रोपॉलिटन लिखा है, किसी बच्चे ने देखना भी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन है, इसका आंसर आ गया डी, इस हेडिंग इसका आंसर आ गया डी। कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग एक वर्ड एक लाइन से नहीं आती। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब है एक पैसेज को टाइटल देना है, एक पैसेज को टाइटल आप एक वर्ड एक लाइन से नहीं दे सकते। आपको देखना पड़ेगा उस पैसेज का मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसके बारे में बात कर रहा है, और उस पैसेज का मैक्सिमम प्रोपोर्शन जिसके बारे में बात कर रहा होगा वही उसका टाइटल आएगा, ना कि एक वर्ड और एक से। ठीक है, यही कंफ्यूजन होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग और पैराग्राफ कंटेनिंग में। लिस्ट ऑफ हेडिंग डिपेंड करती है आपके कोलेक्टिव आइडियाज पे, कोलेक्टिव आइडियाज पे। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम प्रोपोर्शन जिसके बारे में बात कर रहा होगा वो हेडिंग लगानी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसकी बात करेंगे। अब आपने क्या करना है, ए पैसेज पे आना है, इसको रीड करना है। अब आपको स्टार्टिंग से फिर से लिस्ट रीड करनी है। इसकी बात नहीं हुई, यह है एलिमिनेशन मेथड। इसकी बात नहीं हुई, रीड करते हुए जाना है, इसकी बात नहीं हुई, हाँ इसकी लग रही है, यहां पे आपने रुकना नहीं है, फिर आगे इसकी भी नहीं, उसकी नहीं। अब जब आपको सब पता चल जाएगी, इनकी तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ इसी की बात हुई है, तो आपका फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका एक्यूरेसी लेवल फिर 100% है, क्योंकि आपने बाकी आंसर्स एलिमिनेट कर दिए, करेक्ट आंसर आपके सामने। ऐसे ही बी को रीड करना है, फिर से लिस्ट रीड करनी है। जितनी बार लिस्ट रीड करोगे उतना ज्यादा क्लियर आंसर होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। कंफ्यूज नहीं हो गया आप भी इसका बी आएगा कि सी आएगा, ऐसा तो आपके माइंड में आएगा नहीं आएगा अगर आप इस मेथड से अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करते हो। एक बस यही चीज है, कीवर्ड एक लाइन एक कीवर्ड से अपना आंसर मत लगाना, कलेक्टिव आइडियाज देखना। ये है आपकी विजुअलाइजेशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं आपके पैराग्राफ कंटेनिंग। देखिए पैराग्राफ कंटेनिंग में क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, ये 2 3 4 भी, ये वाली इंफॉर्मेशन किस पैसेज में। अब जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक लाइन में हो सकती है, एक वर्ड में भी हो सकती है, मतलब आपका जो पैराग्राफ कंटेनिंग है वो डिपेंड कर सकता है आपका इंडिविजुअल आइडिया पे। इंडिविजुअल आइडिया मतलब इसके आंसर्स आप कीवर्ड से लगा सकते हो। आपने क्या करना है, जितने भी आपकी क्वेश्चंस होंगे उनके कीवर्ड्स को मार्क करना है। बस आपने ये ढूंढना है ये वाले जो कीवर्ड है ये किस पैसेज में है। मान लीजिए ए पैसेज में है तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसके जो ये 2 कीवर्ड्स हैं, मान लीजिए डी पैसेज में है, इसका आंसर डी आ जाएगा। तो इसको आपने कीवर्ड से ढूंढना है, बस इतनी सी बात है। इस पे ज्यादा मत्थकपाई वाली बात तो होती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। अब क्या होता था जब आप छोटे थे, आपके कई चीजें आपको वर्ड्स नहीं बोलने आते थे, टीचर्स क्या करते थे, आपको वर्ड्स, आपके वर्ड्स को डिवाइड कर देते थे, टुकड़े कर देते थे, फिर उनको अलग अलग बोल के सिखाते आपको और फिर उनको ऐड कर देते। अब इसी का यूज मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को समझने में किया। कैसे, अब क्या हुआ, कई बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फॉल्स और नॉट गिवन में। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन को लिया, मान लीजिए मैंने लिया द एशियन पीपल फाउंड ए बिग बिल्डिंग
इन रशिया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन है आपका 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो चाहे यस नो नॉट गिवन हो। कैसे? देखिए यहाँ पे मैंने पहली बात हुई एशियन पीपल की, ओके। दूसरी बात हुई उन्होंने क्या ढूंढा, एक बड़ी बिल्डिंग ढूंढी, ओके। तीसरी कहाँ पे, रशिया में। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कोई भी ट्रू फॉल्स है आप नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब स्ट्रेटजी देखो, फाइनल, ठीक है। अगर तो आपको तीनों के तीनों पार्ट एक ही लोकेशन में मिलते, देखो आप लोकेशन पे चले जाओगे, अब आपने ढूंढना है कि हाँ एशियन पीपल की बात हुई, मतलब पहला पार्ट आपका ट्रू, हाँ वहां पे बिग बिल्डिंग की बात हुई, दूसरा भी ट्रू, हाँ रशिया में मिला इसकी बात हुई, फाइनल आंसर ट्रू, ठीक। अब इन द केस तीनों में से एक भी पार्ट अगर फॉल्स हो, मान लीजिए एशियन पीपल की बात हुई, बिग बिल्डिंग की बात भी हुई, लेकिन वहां पे लिखा है रशिया में, ये आपका यूएसए में हुआ, मतलब तीसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत हो गई। अगर तीनों में से एक की इंफॉर्मेशन भी गलत हुई तो फॉल्स, 2 की हुई तब भी फॉल्स है, 3 की हुई तो आना ही आना है, चाहे फर्स्ट की हो चाहे सेकंड की हो। मान लीजिए वहां पे एशियन की ना बात होती, मान लीजिए वहां पे कोई रशियन पीपल की बात हुई होती, मतलब पहला पार्ट आपका फॉल्स हो जाता, फिर भी फॉल्स आना था। मान लीजिए बिग बिल्डिंग नहीं मिली, कुछ और मिला, तब भी आपका फॉल्स हो जाना था, ठीक है। अब मान लीजिए नॉट गिवन कब आता है, मान लीजिए एशियन पीपल की बात हुई, बिग बिल्डिंग में इसकी भी बात हुई, लेकिन ये पार्ट आपको वहां पे नहीं मिला भी, कहां पर कुछ भी किसी भी कंट्री का नेम नहीं है, मतलब थर्ड पार्ट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तीनों में से एक की भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई तो नॉट गिवन। ये स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसको डिवाइड करें, दो देखें कौन सा ट्रू है, कौन सा पार्ट नहीं है, कौन से पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत है, किसी की नहीं मिली, उस हिसाब से अपने फाइनल स्ट्रेटजी का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर लगाएं। ये आपने यूज करना है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ओके। उसके बाद जो आपकी मैचिंग्स और आपके जो एमसीक्यूज, देखो मैचिंग्स आपकी टोटली डिपेंड करती है कीवर्ड्स पे। ये आपका सेम स्ट्रक्चर जाएगा आपके पैराग्राफ कंटेनिंग वाला कीवर्ड्स पे, ठीक है। अब मैं आपको एमसीक्यूज का बता देता हूँ। एमसीक्यूज में क्या रहता है, आपको पहले जब भी आपका क्वेश्चन आता है, फिर ए बी सी डी आपके आते हैं ऑप्शंस। जब भी आप एमसीक्यूज करो, सिर्फ पहले क्वेश्चन रीड करो, आपने ऑप्शंस रीड नहीं करने, कभी भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, पैराग्राफ में जाओ, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए मेरे पैराग्राफ में यहाँ पे मुझे इसकी या इसकी लोकेशन यहाँ पे मिली, अब जहां पे भी आपको उसकी लोकेशन मिली, उसके एक लाइन ऊपर से रीड करना स्टार्ट कर दो उसको सारा, और एक लाइन नीचे तक उसको रीड करो, ठीक है। ऑप्शंस अभी भी नहीं देखे आपने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें कीवर्ड मार्क किया, कीवर्ड यहाँ पे मिला, कीवर्ड से एक लाइन ऊपर से मैंने रीड किया और एक लाइन नीचे तक गया। अब आपने वापस यहाँ पे आना है, फिर एलिमिनेशन मेथड, इसकी बात नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी लग रही है, इसकी तो हुई नहीं। आपने सही आंसर नहीं ढूंढना, आपने गलत को करना, काटना स्टार्ट कर दो, सही अपने आप मिल जाएगा आपको। सही आंसर नहीं ढूंढना, गलत को काटना शुरू कर दो, सही आंसर ऑटोमेटिक आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इन चीजों का यूज करते हुए आपने अपने एमसीक्यूज जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व आउट कर लेना है, और इतने इजीली और इतनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होंगे, आपका बैंड स्कोर ऑटोमेटिक ही ऊपर जाएगा अगर आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, आप जब भी अपना पैराग्राफ देखते हो, मान लीजिए रीडिंग का असाइनमेंट है आपके पास, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है भी आप किस चीज को पहले सॉल्व आउट कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले लिस्ट, आपके एक पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पहले नहीं सॉल्व आउट करने, आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग ही पहले सॉल्व आउट करनी। आपको एक में ट्री बता देता हूं, ट्री का मतलब है पहले कौन सा सॉल्व करें। जब भी कोई भी आए तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग है सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को ही सॉल्व आउट करना है, उसके बाद आपको फिलअप्स को सॉल्व आउट करना है, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को, फिर उसके बाद आपकी जो भी मैचिंग्स हैं एमसीक्यूज हैं उनको लास्ट में रखना है, ठीक है। अब इन तीनों पे आपका फोकस मेन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आती है 8 to 9 आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स जब भी आएंगे आपके 11 to 13 आएंगे, ट्रू फॉल्स जब भी आएंगे 11 to 13 आएंगे, तकरीबन 30 प्लस
मार्क्स आपको इन तीनों पोर्शन से ही मिलने हैं। तो इन तीनों पोर्शंस पे आपका जो फोकस्ड है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इन तीनों पे। इन चीजों का आप ध्यान रख लें। इन स्ट्रेटेजीज को आप यूज करके रीडिंग में अमेजिंग बैंड स्कोर ले सकते हैं। नो डाउट अगर आप एक बार भी यूज करो, पहली बार में आपके नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, ये चीजों के आप यूज टू हो जाओगे, आपका स्कोर बिल्कुल इंक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा हुआ है, आपका भी होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मेरी राइटिंग और रीडिंग का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से राइटिंग और रीडिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इवनिंग में 6:30 PM से 7:45 PM तक मेरी क्लास रहेगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं 15 डेज का बैच लगाऊंगा। 15 डेज के बैच में कंप्लीट राइटिंग के हर एक टाइप के टास्क 1 टास्क 2 को कवर करूंगा, रीडिंग के हर एक टाइप के क्वेश्चन टाइप को कवर करूंगा। ये स्ट्रेटजीज को कैसे यूज करना है इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्लास की 15 डेज की फीस रहेगी 2500 रुपीज। यहीं पे मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को भी क्लास ज्वाइन करनी हो 8168321916 एंड 9467488225 इन दोनों नंबर पे ओनली व्हाट्सएप करना है आपने, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल वगैरह मत करना। आपको हो सकता है रिस्पॉन्स ना मिले, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना जल्दी से जल्दी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। आपको जल्दी से जल्दी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। आपकी 1 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग क्लास लूंगा, आपको गारंटी देता हूँ। जिसने ये क्लास ज्वाइन कर ली, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अमेजिंग आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग की बात। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट मॉड्यूल पे, जो है आपका लिसनिंग मॉड्यूल। सो लिसनिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें मैक्सिमम बच्चे, मतलब अगर मैं चारों मॉड्यूल्स का कंपेयर करूं तो लिसनिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें सबसे ज्यादा बैंड आते हैं। इसको 9 बैंड मॉड्यूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के 9 बैंड आए हैं, ठीक है। अगर आपको लिसनिंग में 9 बैंड लेने हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 6-7 टिप्स देता हूं लिसनिंग में। उन चीजों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें और आपका स्कोर बिल्कुल इंप्रूव होगा। सो अपनी टिप नंबर फर्स्ट इज बी अटेंटिव टुवर्ड्स सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं लिसनिंग में भी। सिनोनिम्स आपको पता ही होगा, मतलब एक वर्ड के जैसे पर्यायवाची शब्द नहीं होते आपकी हिंदी में, मतलब एक वर्ड के जैसे ही अलग अलग वर्ड जिसका मतलब सेम निकलता है, वैसे सिनोनिम। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो लिसनिंग होती है उसमें जब आप सुनते हो ना, जो चीज आपको सुनाई जाती है और जो चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है उनमें सिनोनिम्स यूज होते हैं। तो सिनोनिम्स का आना आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपकी लिसनिंग चल रही है जिसमें लिखा है जॉन वॉक्स टू द जिम। ओके, ये आपको सुना। अब क्वेश्चन आ गया, हाउ डू द जॉन गो टू द जिम। वो जिम कैसे जाता है? ऑप्शन ए बाय कार, ऑप्शन बी बाय फुट ऑन फुट, ऑप्शन सी बाय बाइक, सी डी बाय बस। अब यहां पर है जॉन वॉक्स। अब वॉक्स का सिनोनिम आपको पता है क्या होता है? मतलब वो अपने पैरों पे गया। वॉक्स का मतलब चलना, मतलब ऑन फुट। तो सिनोनिम्स का आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टिप ये अपने माइंड में रख लें। आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आप अपने देख सकते हो कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड होते हैं, तो वो चीजें आपके सिनोनिम्स पे पकड़ को मजबूत करेंगी। सो टिप नंबर फर्स्ट है सिनोनिम्स का ध्यान रखिए। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, इसे बोलते हैं स्किपिंग, ठीक है। स्किपिंग का यूज मैं आपको रीडिंग में भी बताना भूल गया।
रीडिंग में भी मान लीजिए आप 7th क्वेश्चन पे अड़ गए हो, ठीक है। अब अगर तो आप वहीं पे अटके रहे, आपके आगे वाले जो आसान क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपने 7th क्वेश्चन आपने 1-2 मिनट लगाए, सोल्व नहीं हुआ, छोड़ दिया, उसको छोड़ दो वहीं पे। 8th करो, 9th करो, बहुत इजीली सॉल्व होंगे 8th और 9th। अगर 7 आपको मुश्किल लग रहा है तो स्किपिंग बहुत बड़ी चीज है। वैसे ही लिसनिंग में मान लीजिए आप 8th क्वेश्चन पर हो, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, ये चीज स्किप हो गई है, इसको यहीं पे ही छोड़ दो। अगर आपका ध्यान 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 3-4 सेकंड के लिए भी 8th क्वेश्चन पर ही रहा, हालांकि ये क्वेश्चन अब स्किप हो चुका है, आपका 9th आपका 10th क्वेश्चन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका आइल्स का स्कोर, आपकी लिसनिंग, सब कुछ नीचे जाएगा। तो स्किपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह चुका है उसको डायरेक्टली स्किप करें, वहीं पे छोड़ दें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका फोकस्ड आपकी लिसनिंग पे रहना चाहिए, पीछे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, स्किप कर दो उसी टाइम। ओके, नंबर 3 इज ट्रैप्स। ट्रैप्स सबसे बड़ी जो चीज लिसनिंग में वो डालते हैं, ट्रैप्स। सो यू हैव टू इग्नोर द ट्रैप्स। ट्रैप्स माने डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं लिसनिंग में, बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, फिर खुद ही बोल के अपना आंसर चेंज करेंगे। ऑप्शंस जो होंगे, पहले जो बोला है आंसर जो चेंज किया है, दोनों के ऑप्शंस दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई जूलिया है, ठीक है, उसने कहा आई विल रीच एट द स्टेशन एट 6 PM। ओके, क्वेश्चन आएगा when does the Julia reach at station? Time 6 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7 PM। क्वेश्चन में बोलेगी आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 6 PM। जल्दी जल्दी बच्चों लगा देना, ए आ गया 6 PM। फिर इसके बाद वो आप पर डालेगी ट्रैप, बोलेगी ओ सॉरी, ठीक है, या फिर हाउएवर, बट, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन टाइप के कोई आपका कनेक्टर लगेगा। फिर बोलेगी ओ सॉरी आई हैव सम वर्क एट दैट टाइम, सो आई विल बी देयर एट द हाफ आवर आफ्टर द टाइम आई सेड बिफोर। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं स्टेशन पर जो मैंने पहले टाइम बताया था उससे आधा घंटा बाद पहुंचूंगी, आधा घंटा बाद 6 से 6:30। सो करेक्ट आंसर इज सी, नॉट ए। सो दीज टाइप्स ऑफ ट्रैप्स you can easily find in every listening, so you have to ignore these types of distractions। कुछ भी आ सकता है, पहले कुछ बोलेगी, आंसर चेंज करेगी, सॉरी बट, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे आपके MCQs हो, आप पे ट्रैप्स जाएगा ही जाएगा। इस चीज को आपने इग्नोर करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा, डोंट बी वेरी क्विक, अपना आंसर जल्दी जल्दी में नहीं लगा देना। यू हैव टू लिसन केयरफुली टिल एंड, आपको बिल्कुल एंड तक उसको सुनना पड़ेगा। फिर नॉर्मली अपना, अगर आपको लग रहा है भी हाँ थोड़ा निशान लगा लो, हाँ लग रहा है, लेकिन कंफर्म मत करो उसी टाइम। कभी भी पहले बोला गया आंसर सही नहीं होता, भी हमेशा हो सकता है लेकिन हमेशा पहले बोला गया आंसर सही नहीं होगा। तो इस चीज पे अपना ध्यान देना है। नाउ द फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्शंस। यू हैव टू फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे बच्चे ये ध्यान नहीं देते, ऊपर मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या इंस्ट्रक्शन है, हाउ मेनी वर्ड्स, 2 words or a number, 2 words
एंड अ नंबर, 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। बच्चों को ये पता ही नहीं इनका मतलब क्या है। इनका मतलब जब और आता है बच्चे, और का मतलब है एक चीज चूज करोगे, हाँ या ना। अब इन टाइप के फिलअप्स में या तो 2 वर्ड्स आएंगे, जैसे रेड हैट, ये 2 वर्ड्स हैं, या फिर इसके अलावा ये नहीं आएगा तो कोई एक नंबर आएगा, जैसे 10, 13, 14 ऐसे। ये है, दोनों में से एक चीज आएगी। अगर एंड लगा है तो दोनों आएंगे, मतलब एक नंबर भी आएगा और इसके साथ में 2 वर्ड्स भी आएंगे। अगर एंड और है तो कुछ भी हो सकता है, वो आप अब आपको सुन के देखना पड़ेगा भी, एक नंबर वाला सही है, 2 वर्ड्स वाला सही है, इस पे आपको सुनना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। बच्चे इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करनी, ठीक है। आपका आंसर ये गलत कर सकती है, सो इस पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। सो नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होती है। ट्राई टू इमेजिन योर आंसर। देखो, आपको जब लिसनिंग मिलती है ना, तो आपके सामने जो फिलअप्स होते हैं, आप उसका आंसर पहले इमेजिन कर सकते हो। पहले एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते, मतलब अपने आप को एक एरिया अपना सीमित कर सकते हो, एक लिमिटेड एरिया आप इमेजिन कर सकते हो। हाँ, इस टाइप का आंसर हो सकता है। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन है, ए गार्डनर वांट टू रिप्लेस डैश इन द गार्डन, ये क्वेश्चन है। अब अगर तो कोई बहुत मतलब अच्छा बच्चा है, वो इस आंसर को इमेजिन पहले ही कर लेगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे गार्डन की बात हुई है, गार्डन में कुछ रिप्लेस होगा। फिर वो जितने भी चीजें जो गार्डन के बाहर वाली हैं उसको पहले ही अपने माइंड से रिमूव कर देगा और अपना माइंड इस पे सेट कर लेगा। जब भी गार्डन से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा, मैंने वो लिखना है और कुछ नहीं लिखना। यही क्वेश्चन तकरीबन अभी 15-20 दिन पहले एक मेरी लिसनिंग में आया, किसी बच्चे ने लिखा हुआ फैन, किसी ने कुछ लिखा, मतलब जो गार्डन से रिलेटेड ही नहीं था, कॉमन सेंस। तो मतलब मैं जब ऐसे क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा गार्डन में क्या हो सकता है। गार्डन में फाउंटेन, ट्रीज, फ्लावर्स, गार्डन की बाउंड्रीज, फेंसेस, मतलब ऐसी चीज आएगी, वो चीज रिप्लेस करना चाहता है। और जो टेप कुछ भी, फैन, फोन, बुक्स सब मेरे माइंड से रिमूव हो जाएगा और जो गार्डन से रिलेटेड चीज है मैंने इमेजिन कर ली। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ताजमहल बेल्ट बाय। अब मेरे माइंड में इमेजिनेशन आएगी, मतलब यहाँ पे किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का नेम ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। मतलब यहाँ तो कोई नेम आएगा शाहजहां या किसी किंग का, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का इंडियंस, मुगल्स, ऐसे, मतलब दूसरी चीजें रिमूव कर दी। सो इमेजिन करोगे तो आपके लिए आंसर सही लगाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होएगी। तो आपको इमेजिन करके चलना है, बहुत अच्छे में काम आएगा। नेक्स्ट इज दैट स्पेलिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स। अगर आपने आंसर सही कर लिया लेकिन आपको उसकी स्पेलिंग नहीं आती तो उस सुनने का कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द स्पेलिंग। एक तरीका बताता हूं, गूगल पे जाओ, लिखो मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन आईएलटीएस लिसनिंग, पहली वेबसाइट खुलेगी, तकरीबन 100 स्पेलिंग्स आएंगी उसमें से। मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा उनको, 21 दिन ये कंफर्म है, 21 दिन रोज उन स्पेलिंग्स को सुबह और शाम 2 टाइम सिर्फ रीड करना है, याद मत करना। 21 दिन याद कर लो, उसके बाद जो आपके आंसर, जो आपकी स्पेलिंग्स आएंगी करेक्टली, आप उनको आप सीरियसली याद हो जाएंगी आपकी। 21 दिन चीजों को आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज टाइम। यू हैव टू मैनेज योर टाइम वाइजली। स्पेशली जो आपका थर्ड सेक्शन आता है ना,
जिसमें लॉन्ग टेल वाले एमसीक्यूज आते हैं, उनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं, जब आपका फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें से थोड़ा टाइम बचाएं, वो थर्ड सेक्शन में यूज करें, सेकंड में भी टाइम बचाएं, वो भी थर्ड में यूज करें, थर्ड का तो थर्ड में टाइम आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बार रीड करोगे उनके ऑप्शंस को उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप जल्दी क्लिक कर पाओ उन चीजों को। ठीक है, सो नाउ द लास्ट वन इज दैट भी आपका जो डोंट लेफ्ट एनी कॉलम एम्प्टी। मान लीजिए आपको आंसर स्किप हो गया है, अब उसको आप एम्प्टी ना छोड़ के आए, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, सो आप कुछ ना कुछ अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ याद है आप लिख के जरूर आए, हो सकता है वो आपका सही हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी कॉलम कोई भी चीज आपको एम्प्टी नहीं छोड़नी, आपको लिख कर आना है। तो ये थी आपकी आज की लिसनिंग का जो भी था, इन चीजों में ध्यान दें, अमेजिंग स्कोर आपको मिलेगा। सो अब चलते हैं आपका नेक्स्ट मॉड्यूल एंड फाइनल स्पीकिंग। अब बात करेंगे आपके फाइनल मॉड्यूल जो है स्पीकिंग मॉड्यूल। आपको पता ही होगा कि जो आपका राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का एग्जाम है वो एक दिन होता है और स्पीकिंग आपकी अलग दिन होती है। स्पीकिंग आपकी 1-on-1 आपके एग्जामिनर के साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरेक्शन होती है, जिसमें वो आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज की स्किल्स को चेक करता है। ये आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अब स्पीकिंग में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपकी इंट्रोडक्शन, मतलब आपके बारे में पूछा जाएगा, हैबिट्स, आपकी इंट्रो में आपका नेम, आपके लाइक होम टाउन, आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये आपकी 2 बैंड की होती है। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड में आपको एक टॉपिक देते हैं, 1 मिनट का प्रिपरेशन देते हैं, आपको 2 मिनट लगातार उसमें बोलना होता है, 4 बैंड का। और थर्ड पार्ट में आपके फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इसी क्यू कार्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 बैंड के। ये सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको स्पीकिंग में बैंड लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने मेंटली ये चीज बना ली है, एग्जामिनर कैसा होगा, बाहर का आएगा या इंडियन होगा, बठिंडे जाऊं या कहां पे जाऊं, फिर आप समझो भी आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारा का सारा माइंड का खेला है। एट ए टाइम आपने जितने अच्छे से आंसर्स दे दिए उतने ज्यादा बैंड आएंगे। कोई इसमें डिपेंड नहीं करता सेंटर, एग्जामिनर, कुछ भी जो बोलोगे उसी के बैंड है। और इसी चीज को अच्छे से बोलने के लिए मैं आपको इसमें भी टिप्स बताऊंगा कुछ। ठीक है, और एंड में मैं आपको क्यू कार्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले यू हैव टू गिव फुल आंसर। आपको आंसर है ना क्वेश्चन का फुल देना है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज दिस। मान लीजिए डू यू लाइक शॉपिंग? यस आई लाइक शॉपिंग। ये है छोटा, ये नहीं अच्छा। डू यू लाइक टू ईट फास्ट फूड? यस आई लाइक टू ईट फास्ट फूड। ये है, ये चीज नहीं, आपको आंसर फुल देना है, चाहे इंट्रो का हो, आपको 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। जैसे डू यू लाइक टू वॉच मूवी? डेफिनेटली आई लव टू वॉच मूवी, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज। मी एंड माई फ्रेंड यूजुअली वॉच मूवी इन सिनेमा एट एवरी वीकेंड। ये हुआ डिटेल में आंसर। तो जितना छोटा रखोगे अगले को बोरिंग होगा, जितना अच्छे से इंप्रेसिव वे में आंसर दोगे, इंट्रो में इंप्रेस कर सकते हो जितना अच्छे से उतना कर लो, एग्जामिनर आपका स्कोर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा स्टार्टिंग से। सो आपको आंसर को छोटा नहीं रखना, थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करते हुए जैसे कि मैंने बताया वैसे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी पोलाइट। ये चीज आपके वैसे बैंड स्कोर के लिए नहीं मैटर करती, बट एग्जामिनर के लिए मैटर करती है। देखो, एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया, वो आपका क्यू कार्ड भी पूरे 2 मिनट नहीं सुनेगा, आपसे क्वेश्चन भी 1-2 पूछेगा, भगा देगा, 5.5 बैंड दे देगा, फायदा नहीं है। सो बी पोलाइट, यही एक तरीका है एग्जामिनर से अच्छे से इंटरेक्ट करने का। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं सुना, सॉरी, कई बच्चे कहते नहीं, वो अच्छा तरीका नहीं है। मान लीजिए मुझे पानी की जरूरत है,
तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा गिव मी वाटर, वेरी रूड। वैसे सॉरी बहुत रूड वर्ड है, सो आपको प्यार से बोलना है, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन सर, ऐसे, ठीक है। सो पोलाइट रखने अपने आंसर देने के तरीके को, ठीक है। पंजाबी में भी चाहे हिंदी में बात करें आप, ठीक है। पानी देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, वेरी पोलाइट, अच्छा लगता है, एग्जामिनर के लिए भी अच्छा है। ऐसे ही कई कई चीजें ऐसे छोटे छोटे बीच में वर्ड्स आते हैं, सो यू हैव टू गिव द आंसर वेरी पोलाइटली। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपके बैंड स्कोर में बहुत इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे डिपेंड है, अगले एग्जामिनर का मूड कैसा है उस पर भी डिपेंड है। तो अच्छे से बात करोगे, मूड अच्छा होगा, स्कोर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीक वेरी क्लीन। स्पीक क्लीन का मतलब ये है आपकी स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखनी। कई बच्चे बहुत ज्यादा स्पीड रखते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड रखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू लाइक टू शॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्पीड इतनी चाहिए, आई वॉन्ट टू शॉप ऑनलाइन बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट आल्सो सेव माई टाइम। कोई बच्चे बिल्कुल स्लो, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग ऑनलाइन, ऐसे, गलत। स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम, नॉर्मल। I give more preference to shop online because online shopping is very convenient, as well as it also provide number of offers on different product which also save my budget. That's it. Normal speed, एग्जामिनर तक भी अच्छे से पहुंचे, अगले को अच्छा भी लगे, ना ही ज्यादा तेज ना ही ज्यादा स्लो। दूसरी बात, no, never change your एक्सेंट, अपना एक्सेंट चेंज करने की जरूरत भी मत करना। अंग्रेज बनने की बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, आई वॉन्ट टू ऐसे, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग ऑनलाइन, गलत। हमेशा जो आपका नेचुरल टोन है, चाहे आपकी टोन में पंजाबी आ रही है, कोई तमिल आ रही है, किसी भी सीन में ये चीज मैटर नहीं करती, बस आपकी जो स्पीकिंग का एक्सेंट है मस्ट बी नेचुरल, उसको ओड नहीं लगना चाहिए, उसको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं वो क्वेश्चन से ही आपके एक्सेंट को समझे, वो नॉर्मली भी आपसे बात करके पता लगा सकता है भी आप जब बोल रहे थे तब क्या थे और आप नॉर्मली क्या हो। सो ऑलवेज बी नॉर्मल, इस चीज का आप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट स्पीक लाउडली। कई बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, देखो वहां पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, आपकी स्पीकिंग जो है रिकॉर्ड होती है, आपको पता होगा। अगर आप बिल्कुल धीरे बोलोगे, जैसे अब मान लीजिए मैं बिल्कुल धीरे बोलना स्टार्ट कर दूं, आपको अच्छे से बोलना है, स्पीड ज्यादा नहीं करनी, ऐसे लगता है भी डरा कर बिठाया हुआ है। लाउड वॉइस में कॉन्फिडेंस होता है, लाउड वॉइस अगले वाले बंदे के दिमाग में जाती है, अच्छे से समझ आती है। स्लो बोलोगे ना ही अगले तक पहुंचेगी, कॉन्फिडेंस धीरे होगा आपका, अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, बैंड स्कोर नहीं आएगा। लाउडली और क्लीन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग में। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, फ्लो अच्छा है, वो कैब आती है, आप बोल सकते हो। अगर आप क्लीन और लाउड नहीं बोल रहे, आपका बैंड स्कोर नहीं देगा एग्जामिनर। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज को कहूंगा, एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्सेंट को चेंज मत करना। और दूसरी जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं जिस चीज को कहता हूं, जो मुझे एक आईडीपी के एग्जामिनर ने बताई थी, उसने खुद कहा था भी ये चीज अपनी वॉइस में लेके आओ, वेरिएशन इन वॉइस। इसका मतलब ये है, पुराने टाइम में बच्चे, कईयों ने देखा होगा, एक दूरदर्शन का चैनल आता था जिसमें वो खबरें देते थे, ठीक है, न्यूज़ेस देते थे। वो न्यूज़ेस क्या होती थी, एक ही टोन में बोलते थे, चाहे कोई अच्छी न्यूज है चाहे बुरी न्यूज है। अंबानी के लड़के की हुई शादी, हमले में 4 लोगों की हुई मौत, आतंकवादी हमले में 10 लोग मारे गए, मतलब कुछ समझ नहीं लगता, टोन सेम होती थी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं, वो बोरिंग होता है। आजकल न्यूज़ेस वाले, आतंकवादी हमले में 10 के 10 घायल, बम धमाके में 20 मरे, अंबानी के लड़के ने 50,000 करोड़ का खर्चा किया, वो क्या करते हैं, चीख चीख कर
क्या उससे क्या होता है अभी, और ऑटोमेटिकली बंदा वहां पे रुक जाता है, उसको इंट्रैक्शन सी होती है, यार क्या होगा इतना चीख क्यों रहा है। मैं चीखने के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी वॉइस में एक वेरिएशन होनी चाहिए, जिस चीज पे जोर देना चाहिए उस पे जोर देना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे क्यू कार्ड आ गया, बी डिफाइन योर फेवरेट पर्सनैलिटी। अब मान लीजिए मैं ऐसे उसको स्टार्टिंग में बोलना शुरू कर दिया, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन माई लाइफ व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी to meet with various types of singers, but today I would like to share my recent experience when I met with one of my favorite celebrity, Mr. Diljit Dosanjh। तो मैंने मिस्टर दिलजीत दोसांझ, सेलिब्रिटीज और कई 3-4 वर्ड्स पे जोर दिया है, वो होती है वेरिएशन। तो अगर अपनी स्पीकिंग को ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल कहूंगा, ब्यूटीफुल बनाना है तो यू हैव टू यूज दीज वेरिएशंस इन वॉइस। जहां पे जोर देना है वहां पे अप लेकर जाओ, नॉर्मल रखो, अप लेकर जाओ, लो नहीं लेकर जानी, अप लेकर जाओ, नॉर्मल रखो, लो तो लेकर ही नहीं जानी। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। एग्जामिनर बेचारा बड़े टाइम का वहां पे बैठा होता है, बोर हो गया होता है, जब ऐसी चीजें आएगी ऑटोमेटिक ही वो आपकी इंटरेक्शन ले पाएगा, बहुत अच्छा फील होगा उसको, बैंड स्कोर हाई आने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज दैट स्टे ऑन द टॉपिक, स्टे ऑन द टॉपिक। क्यू कार्ड आता है मेन, उसके साथ की क्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्यूज पे ध्यान देते हैं, एक क्यूज को कई बार इतना खींच देते हैं कि आउट ऑफ टॉपिक ही हो जाते हैं। इस चीज में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, क्यूज ठीक है आपको ब्लैंक होने से बचाते हैं, लेकिन क्यूज आपको आउट ऑफ टॉपिक भी क्यूज ही करवाते हैं। क्या करना है आपने अपने, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप क्यूज से ज्यादा फोकस अगर अपने मेन टॉपिक पे करें, आप कभी भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं होंगे। आपके मेन टॉपिक को अपने सेंटर में रखा करें, देन क्यू कार्ड बोलें, क्यूज पे फोकस मत करें, टॉपिक पे रहें। अगर आउट ऑफ टॉपिक हो गए बैंड नहीं मिलेंगे, इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज दैट, इसके बाद मैं आपको क्यू कार्ड की अमेजिंग एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सो इसके बाद भी देखना। नेक्स्ट इज डोंट मेमोराइज द आंसर। बच्चे क्या करते हैं, मक्कड़ की बुक लेकर उसमें से आंसर्स याद कर लेते हैं। आंसर तो क्या, क्यू कार्ड बच्चे रट्टा मार लेते हैं। और जो वहां पे एग्जामिनर बैठे हैं ना, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है उनका। आपने तो एक बुक पढ़ी होगी, उन्होंने कई बुकें पढ़ ली, पहली बार में ही बता देंगे भी कौन सी बुक से रट्टा मार के क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इन चीजों को छोड़ दो। मैं पहले भी कहता हूं, अब भी कहता हूं भी ये मेमोराइज चीजें जो हैं आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। आपने क्या रहना है, बी नेचुरल एंड सिंपल। आईडीपी बोलती है कि आप वो चीजें यूज करो विच यूज इन डेली स्पीकिंग, जो डेली स्पीकिंग में बोली जाती हैं। आइलेट्स का एग्जाम देने के लिए जितनी इंग्लिश आप स्कूल से सीख कर आते हो वो इनफ है आपके लिए 7 बैंड लेने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा फैंसी वोकैबुलरी बीच में ठूसोगे, एक्स्ट्रा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बीच में लेकर आओगे जो नेचुरल नहीं है, जो सिंपल नहीं है, वो चीज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहेगी, उसमें आप अटकोगे ही अटकोगे। मैं आपको 100% कहता हूं, ऐसा बच्चा जिसने बड़े वर्ड मेमोराइज किए हैं, उसने याद किए हैं, बड़ी बड़ी फ्रेजेस याद की हैं, वो इनको यूज करते समय स्पीकिंग में अटकेगा, और जैसे ही अटकेगा वैसे एग्जामिनर को पता लग जाना है कि इस बच्चे ने कुछ गलत मतलब याद किया है, क्योंकि ये वहां पे स्टक हो रहा है। वो नेचुरल बंदा कभी भी स्टक नहीं होता। तो ये चीज का ध्यान दे लें, आपको नेचुरल और सिंपल इंग्लिश बोलनी है। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। सो इजी टू अंडरस्टैंड, जो मैंने राइटिंग में बोला था इसमें भी यही बोलूंगा, इजी टू अंडरस्टैंड चीज के ही बैंड मिलने वाले हैं। सो बी जेन्युइन, बी नेचुरल, अगर आपको इसमें स्पीकिंग में बैंड लेने हैं। ओके, अब मैंने जैसे कि आपको बताया भी क्यू कार्ड में क्या है, अभी जैसे मक्कड़ वाली बुक है, नो डाउट 80% क्यू कार्ड जो एग्जाम में आता है मक्कड़ की बुक में से आता है।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस क्यू कार्ड वाली बुक को अच्छे से एनालाइज किया और मैं इस रिजल्ट में निकला मैक्सिमम मतलब 80 से 85% जो क्यू कार्ड है वो 4 चीजों पे बेस्ड है मक्कड़ की बुक में से। एक तो पर्सन पे, एक प्लेस पे, एक टाइम पे, एक इवेंट पे। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है भी वो ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन चारों टॉपिक्स पे एक वर्ड तैयार किया है जो आपको ब्लैंक नहीं होने देगा, इतना आपके पास कंटेंट देगा, आप 2 से 3 मिनट तक बोल सकते हो। जैसे ही अब देखो, पर्सन से रिलेटेड आपके पास 15 to 18 क्यू कार्ड आपको बुक में मिलेंगे। स्ट्रेंजर, नेबरहुड, फेवरेट पर्सनैलिटी, क्रिएटिव मैन, पर्सन से रिलेटेड, ऐसे ही प्लेस, ऐसे ही टाइम, ऐसे ही इवेंट। अब मैंने क्या किया, पर्सन से रिलेटेड एक वर्ड बनाया। जैसे ही पर्सन से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा मेरे दिमाग में सीधा ये वर्ड आएगा, परफेक्ट। जैसे ही पर्सन से रिलेटेड आएगा, अब ये वर्ड मुझे क्या याद दिलाएगा, मुझे पी से याद आएगा मुझे बंदे की पर्सनल इन्फो देनी है, मतलब उसका नेम, उसकी एज वगैरह पे मैं बात कर सकता हूँ। ई से मुझे याद आएगा मैं उस बंदे की एजुकेशन के बारे में बताऊं या उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूं। आर से मेरा उस बंदे के साथ क्या रिलेशन है मुझे ये बताना है। ई से मैं उसके फीचर्स बताऊं, फीचर्स में मैं उसके सबसे पहले फिजिकल फीचर्स बताऊंगा। ई से मुझे याद आएगा मैं एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब उसके नेचर के रिगार्डिंग भी बता दूं। सी से मुझे याद आएगा इन सब के बाद भी अगर क्यू कार्ड पूरा नहीं आता मुझे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। टी से मुझे याद आएगा थिंकिंग, मैं उस बंदे के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या चीजें मुझे उसमें अच्छी लगती हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं इनको अपने पेज पे लिख लूंगा और कोई भी क्यू कार्ड आएगा मैं इनमें से सारे बोलूंगा और जितने भी क्यूज आपके आएंगे इसमें से कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्यू कार्ड आ गया डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सनैलिटी, वैसे ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अब मैं उसका यूज करके दिखाता हूँ। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माई लाइफ व्हेन आई मेट विद वेरियस सिंगर्स या पर्सनैलिटीज, बट टुडे आई वुड लाइक टू शेयर my recent experience when I met with one of my favorite personality whose name is Mr. Daljit Dosanjh and he is around 35 years old. Okay, मेरा पहला पॉइंट कवर हो चुका है। ठीक है, एजुकेशन, एक्चुअली he had completed his masters in music from Punjabi University Patiala and nowadays he is working as a professional singer as well as Bollywood and Bollywood actors. He did many blockbusters movies like Surma, Jet and Juliet, जो भी मूवीज है उनके आप नेम यहाँ पे ले सकते हो। ओके, इफ आई टॉक यहाँ पे रिलेशन है, एक्चुअली आई एम इज डाई हार्ड फैन, आई लिसन टू हिम सिंस माई चाइल्डहुड। तो ऐसा स्टार्टिंग से लेकर 3-4 पॉइंट्स में ही आपके 30 से 40 सेकंड्स कवर हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से एलैबोरेट करते हो, आपको ब्लैंक नहीं होने देगी ये चीज। फिर फीचर्स के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट हिज फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, ही इज 6 feet टॉल, he is very fitness freak, he daily goes to the gym, he also encourages the youth to do yoga and he is also very active on the social media, he always put his daily routine on the social media. Okay, nature ke regarding, he is very down to earth person, he always help the needy people. Recently he donated 5 lakh rupees to the farmer protest for its support. He also donated 25% of his profit to the NGOs. That thing encouraged me a lot. अब अगर आपको लगे भी ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, अभी भी मेरा क्यू कार्ड अभी पड़ा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी क्रिएट कर दो। स्टोरी क्रिएट कैसे कर सकते हो, एक्चुअली लास्ट संडे या लास्ट मंथ आई गॉट अ चांस टू मेट दलजीत दोसांझ पर्सनली as I met him at his live concert in Delhi. We talked a lot. कह सकते हो कुछ भी, देखो ये वहां पे वो चेक नहीं करने वाला है हाँ भी आपने बातें की या नहीं की, आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश की स्किल बतानी है भी हाँ भी मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोलो। ठीक है, स्टोरी कुछ भी हो सकती है,
He told me about his struggling times. I also told him that I have a great interest in the music industries. I clicked many pictures. I also took his autograph. He motivated me a lot to add my career. कुछ भी लेते जाओ. And the day when I met with the Diljit is the most remarkable day for the me. Okay, if in the future I get another chance to meet with him, I will definitely go there. And in the last, I think that he is very humble personality, also very hardworking. I want to take the qualities like hardworking and fitness from him. तो ऐसे आप अपना एक कंप्लीट जितने भी पर्सन से क्यू कार्ड हो ऐसे बोल सकते हो. ऐसे ही मेरे चैनल पे प्लेस, टाइम और इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे क्यू कार्ड्स पड़े हैं, स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, आप उनको अच्छे से डिटेल में देख सकते हो. लास्ट में एक चीज मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, 1 अगस्त से हमारी राइटिंग और रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिनका जो टाइम है वो 6:30 से 7:45 PM है. इवनिंग का इंडिया का 15 डेज का हमारा बैच रहेगा. 15 डेज में कंप्लीट टास्क, हर एक टाइप के टास्क को, टास्क 1 टास्क 2 को, हर एक टाइप की क्वेश्चन टाइप को कवर करेंगे. 15 डेज की फीस 1500 रहेगी. नंबर ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ओनली व्हाट्सएप करना है आपको, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है. और 1 अगस्त तक लिमिटेड सीट है, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लें. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, अगर किसी का इंस्टेंट एग्जाम है, हमारे पास राइटिंग का कोर्स भी है. एक ही लिंक में हर एक टाइप के टास्क, हर एक टाइप के टास्क पूरी डिटेल वीडियो जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी, आईडीपी से रिलेटेड सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियो, हर एक टाइप के टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 2 की इस कोर्स में है, वो भी आपको मिल जाएंगी. इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो. आप कोर्स चाहिए तो कोर्स, क्लास चाहिए तो क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो लंबी हुई है, एक ही दिन में मैंने शूट की है, बीच में गलतियां हो सकती हैं. अगर कोई घंटे 1-1.5 घंटे की वीडियो में से कोई 2-4 गलतियां भी हो जाती हैं तो बच्चे वही कमेंट में लिखते हैं कि सर ये क्या कह दिया, ये क्या लिख दिया. पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दिया करो, नेगेटिव चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दिया करो. यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, यही चीज़ आपके आगे भी काम आएगी अगर आप पॉजिटिव रहोगे. ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहें. थैंक यू सो मच.